नमस्ते। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट, सोना और डॉलर, इनके बीच आखिर क्या रिश्ता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे दुनिया के सारे बाजार एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, अगर ये बाजार मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, अगर ये एक दूसरे से बात कर सकते तो क्या कहते? असल में यही तो वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। इनकी अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। जैसा कि महान तकनीकी विश्लेषक जॉन जे मर्फी ने कहा था, कोई भी बाजार अकेला नहीं चलता। एक में जरा सी हलचल होती है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता ही है। आज हम इसी चेन रिएक्शन को डिकोड करेंगे। तो ये इंटर मार्केट विश्लेषण आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का सीधा सा मतलब है कि ये सारे बाजार आपस में कैसे जुड़े हैं, कैसे बात करते हैं, बिल्कुल एक बड़ी सी पहेली की तरह। और हर बाजार इसका एक जरूरी हिस्सा है। कोई भी टुकड़ा अकेले में कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा, तो इस खेल में 4 मेन प्लेयर्स हैं। कौन कौन? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और करेंसीज। अगर इन चारों को समझ लिया तो समझिए पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज हाथ में आ गई। तो सबसे पहले आते हैं स्टॉक्स। इन्हें हम कंपनियों की हेल्थ का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। जब कंपनियां अच्छा कर रही होती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, तो स्टॉक मार्केट में जश्न का माहौल बन जाता है। दूसरा प्लेयर है बॉन्ड्स। या आप समझिए सरकार या बड़ी कंपनियों को दिया गया एक लोन जैसा है। और इनकी सबसे मजेदार बात क्या है? ये इंटरेस्ट रेट के ठीक उल्टा चलते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर तो बॉन्ड की कीमतें नीचे। सिंपल। तीसरे नंबर पे हैं कमोडिटीज, मतलब कच्चा माल, जैसे हमारा सोना, तेल या फिर अनाज। इनकी कीमतें तो सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई पर टिकी होती हैं। और हाँ, ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा सिग्नल होती हैं। और आखिर में आती हैं करेंसीज। और इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? अमेरिकी डॉलर। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला गोंद है, समझ लीजिए। डॉलर की कीमत में जरा सा भी ऊपर नीचे होता है ना, तो पूरी दुनिया के ट्रेड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इन चारों प्लेयर्स से मिल चुके हैं। तो आप देखते हैं कि ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं। यही तो इस खेल के असली नियम हैं। बॉन्ड्स और स्टॉक्स का रिश्ता देखिए, ये एक भविष्यवाणी जैसा है। अक्सर बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट को पहले ही इशारा दे देता है कि आगे क्या होने वाला है। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, मतलब बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं, तो कंपनियों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है। और ये स्टॉक मार्केट के लिए एक जबरदस्त अच्छी खबर होती है। अब कमोडिटीज और बॉन्ड्स की कहानी, ये बिल्कुल उल्टी है। जब कच्चे माल जैसे तेल वगैरह की कीमतें बढ़ती हैं, तो ये महंगाई का अलार्म बजा देता है। और फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, जिसका सीधा असर बॉन्ड्स पर पड़ता है और उनकी कीमतें गिर जाती हैं। डॉलर और कमोडिटी का रिश्ता तो एक तराजू जैसा है। सोचिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया के बाकी देशों के लिए कमोडिटीज खरीदना महंगा हो जाता है। तो क्या होगा? उनकी कीमतें गिरेंगी। और जब डॉलर कमजोर होता है तो ठीक इसका उल्टा होता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो ये पूरी चेन दिखती कैसी है? देखिए, सबसे पहले कमोडिटी की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे महंगाई का डर बनता है। फिर इस महंगाई से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं। और आखिर में ये बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स कंपनियों के मुनाफे पर दबाव डालते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट भी नीचे आ जाता है ना क्लासिक डोमिनो इफेक्ट? चलिए, अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये खेल पूरे एक इकोनॉमिक साइकिल में कैसे काम करता है। ये स्लाइड इस पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। जरा ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक साइकिल के हर फेज में एक अलग प्लेयर लीड करता है। जब मंदी खत्म होती है तो सबसे पहले बॉन्ड्स में रिकवरी आती है, फिर स्टॉक्स दौड़ना शुरू करते हैं, और साइकिल के एकदम आखिर में जब इकोनॉमी पीक पर होती है, तब कमोडिटीज की बारी आती है। ये बिल्कुल एक सेट पैटर्न है, एक डांस की तरह। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब सीधा है कि हम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बॉन्ड मार्केट में तेजी दिख रही है तो यह संकेत है कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर आ सकती है। और अगर कमोडिटी की कीमतें आसमान छू रही हैं तो समझ लीजिए कि महंगाई दरवाजे पर खड़ी है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे 5 आसान नियमों में समेटते हैं, जिनका इस्तेमाल आज के इस ग्लोबल दुनिया में किया जा सकता है। तो ये रहे वो 5 स्ट्रेटेजिक नियम। पहला नियम, किसी एक मार्केट को अकेले में कभी नहीं देखना चाहिए। हमेशा पूरी तस्वीर देखनी जरूरी है। दूसरा,
स्टॉक मार्केट का ट्रेंड जानना है तो बॉन्ड मार्केट पर नजर रखिए। तीसरा, महंगाई का पहला अलार्म कमोडिटीज से ही मिलता है। चौथा, याद रहे डॉलर वो कड़ी है जो इन सबको आपस में जोड़ती है। और पांचवा, आज की दुनिया में पैसा सेकंडों में एक देश से दूसरे देश पहुंचता है और ये चीज इन सारे रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। और ये सब एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि आज की दुनिया में सिर्फ अपने देश के बाजार को देखकर इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। चीन में जो होता है उसका असर अमेरिका में महसूस होता है और अमेरिका की हलचल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अब जब ये सारे कनेक्शंस थोड़े साफ हो गए हैं तो सवाल ये उठता है, आज बाजार आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं? इस नए नजरिए से दुनिया में हो रही घटनाओं को देखने का अंदाज ही बदल जाता है। सोचिए, जो बड़े बड़े मार्केट क्रैश होते हैं, क्या वो वाकई में अचानक आउट ऑफ द ब्लू हो जाते हैं या फिर सतह के नीचे कुछ ऐसे सिग्नल, कुछ ऐसे संकेत छिपे होते हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं, क्या मार्केट में जो बड़ी गिरावटें आती हैं वो बिना किसी चेतावनी के होती हैं? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है, पर सच्चाई शायद कुछ और है। और इसी बात पर जॉन मर्फी की एक बहुत ही कमाल की कहावत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार में कोई भी बड़ा तूफान आने से पहले वो अपने पीछे कुछ निशान, कुछ फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है। हमें बस उन निशानों को पढ़ना सीखना है। ठीक है, तो इन सुरागों को खोजने के लिए हमें अपनी जासूसी टूलकिट तैयार करनी होगी। इस टूलकिट में 4 मुख्य खिलाड़ी हैं और अगर हमें ये ग्लोबल मार्केट की पहेली सुलझानी है तो इन चारों खिलाड़ियों को समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे जाना पहचाना खिलाड़ी है स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब कंपनियों में हिस्सेदारी। ये हमें बताते हैं कि बिजनेस कैसे चल रहे हैं और इकोनॉमी को लेके माहौल कैसा है। एक तरह से ये आज की तस्वीर दिखाते हैं। दूसरा खिलाड़ी है बॉन्ड्स, और ये वो खिलाड़ी है जिसकी नज़र हमेशा भविष्य पर होती है। मतलब बॉन्ड मार्केट, इंटरेस्ट रेट और महंगाई जैसी चीज़ों पर पहले ही रिएक्ट कर जाता है, इससे पहले कि वो असल में हो। हमारा तीसरा खिलाड़ी है कमोडिटीज़, यानी तेल, सोना, कॉपर जैसी चीज़ें। ये हमें सीधे सीधे बताते हैं कि असल दुनिया में महंगाई का क्या हाल है और इंडस्ट्रीज की डिमांड कैसी है। और आखिर में आते हैं करेंसीज। ये असली ग्लोबल प्लेयर्स हैं। ये एक देश के टेंशन्स को दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं और ये भी बताते हैं कि दुनिया भर का पैसा आखिर जा किधर रहा है। अब जब हम इन चारों खिलाड़ियों को जान गए हैं तो चलिए कुछ पुरानी केस फाइलों को खोलते हैं और देखते हैं कि इन चारों ने मिलकर इतिहास के बड़े संकटों में क्या खेल खेला था। पहली केस फाइल 1990 का खाड़ी युद्ध। यहां पहली चाल चली कमोडिटीज ने। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। इससे महंगाई का डर बढ़ा, जिसकी वजह से बॉन्ड्स नीचे आए और फिर आखिरकार इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। सीक्वेंस देखिए, कमोडिटीज, फिर बॉन्ड्स और आखिर में स्टॉक्स। अब चलते हैं 1997 के एशियाई मुद्रा संकट पर। यहां कहानी बिल्कुल अलग थी। यहां खेल शुरू हुआ करेंसीज से। जब एशियाई देशों की करेंसीज क्रैश हो गई, इसका असर यह हुआ कि दुनिया भर में डिफ्लेशन यानी मंदी का डर फैल गया। नतीजतन कमोडिटीज की कीमतें गिरी और ऐसे में डरे हुए इन्वेस्टर्स भागे सेफ हेवन यानी बॉन्ड्स की तरफ, जिससे उनकी कीमतें ऊपर चली गई। और हमारी तीसरी केस फाइल है 2000 का टेक बबल। ये तो क्लासिक केस है। यहां कहानी शुरू हुई स्टॉक मार्केट से। टेक स्टॉक्स धड़ाम से गिरे। इसके बाद मंदी का डर आया, जिससे कमोडिटीज भी गिरे और एक बार फिर पैसा भागा सेफ्टी की तरफ यानी बॉन्ड्स में। तो इन केस फाइलों से क्या पता चलता है? यही कि ये सब कुछ रैंडम नहीं था। हर संकट का एक पैटर्न था, एक कहानी थी। चलिए अब इन पैटर्न्स को और गहराई से समझते हैं। तो इन सारे मामलों को देखने के बाद 4 बड़े पैटर्न साफ नजर आते हैं। पहला, बॉन्ड्स अक्सर बड़े बदलावों का इशारा पहले दे देते हैं। दूसरा, करेंसी में होने वाली हलचल संकट को और बड़ा कर देती है, उसे ग्लोबल बना देती है। तीसरा, कमोडिटीज का बढ़ना मतलब महंगाई का खतरा। और चौथा और सबसे जरूरी, जब ये चारों खिलाड़ी एक दूसरे से अलग अलग दिशा में भागने लगें तो समझ लीजिए कि मार्केट अंदर से कमजोर हो रहा है। चलिए इस आखिरी पॉइंट पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। डाइवर्जेंस। ये उन फिंगरप्रिंट्स में से हैं जो सबसे साफ और सबसे जोर से चिल्लाकर चेतावनी देता है। तो ये डाइवर्जेंस होता क्या है? इसे स्टॉक और बॉन्ड के उदाहरण से समझते हैं। एक हेल्दी मार्केट में जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं और बॉन्ड्स भी। सब कुछ ठीक है, लेकिन
एक कमजोर मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स तो ऊपर जा रहे होते हैं पर बॉन्ड्स नीचे गिरने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये संकेत है कि सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी पैटर्न्स और संकेतों को मिलाकर क्या हम कोई प्रैक्टिकल मॉडल बना सकते हैं? बिल्कुल, और इसी को हम कहेंगे इंटरमार्केट ब्लूप्रिंट, एक ऐसा मॉडल जो आने वाले संकटों को पहचानने में हमारी मदद कर सकता है। इस ब्लूप्रिंट में देखिए, हर तरह के संकट का एक खास सीक्वेंस, एक खास क्रम होता है। जैसे कि अगर कमोडिटीज की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन बॉन्ड्स गिर रहे हैं, तो ये एक इन्फ्लेशन शॉक यानी महंगाई के झटके का साफ संकेत है। दूसरी तरफ अगर कमोडिटीज गिर रही हैं और बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये डिफ्लेशन यानी मंदी वाले संकट की तरफ इशारा है। ये ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि किन संकेतों के क्रम पर नजर रखनी है। तो इन सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख ये है कि हमें सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस पर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि इन संकेतों को पढ़कर आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाना है। हमें अपनी सोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाना होगा, और इसके लिए एक इंटरमार्केट वाली सोच अपनानी होगी। मतलब पहला कदम, सिर्फ स्टॉक्स नहीं, चारों एसेट क्लास पर नजर रखिए। दूसरा, देखिए कि कौन सा एसेट क्लास लीड कर रहा है। तीसरा, उन खतरनाक डाइवर्जेंस को पहचानिए जिनके बारे में हमने बात की। और चौथा, इन सब के आधार पर आने वाले बड़े मोड़ों का अनुमान लगाइए। चलिए, तो जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट याद कर लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, बॉन्ड मार्केट वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। दूसरी बड़ी बात, करेंसीज ये ग्लोबल एम्पलीफायर की तरह हैं। किसी भी छोटे संकट को ये दुनिया भर में फैला सकते हैं। और तीसरी सीख, डाइवर्जेंस। जब अलग अलग एसेट क्लास एक ही कहानी ना सुना रहे हों, तो ये बाजार की नींव में पड़ी दरारों की तरह है। तो ऐसे कितने बड़े मार्केट टॉप्स होते हैं जो बिना किसी इंटरमार्केट चेतावनी के बन जाते हैं? जवाब है लगभग 0। सुराग हमेशा होते हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, अगर मार्केट लगातार हमसे बात कर रहा है, अपने सुराग छोड़ रहा है, तो क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? कभी सोचा है कि अमेरिकी डॉलर की कीमत का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाली महंगाई पर और दुनिया भर के बाजारों पर कैसे पड़ता है? आज हम इसी शक्तिशाली और अक्सर छिपे हुए रिश्ते को समझने वाले हैं जो असल में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सी ताकत है जो दुनिया भर के बाजारों की डोर खींचती है? ये एक पहेली की तरह है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब इस एक विचार में छिपा है। इंटरमार्केट एनालिसिस के गुरु जॉन मर्फी का ये कहना ही हमारी पूरी बातचीत का आधार है। यही वो कह सकते हैं एक मास्टर की है जिससे सारे ताले खुलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं। अगर ये एक बात समझ में आ गई तो बाजारों को देखना बहुत आसान हो जाएगा। डॉलर का बाकी दुनिया के साथ एक उल्टा यानी कि इन्वर्स रिश्ता है। मतलब एक ऊपर तो दूसरा नीचे। इसे ऐसे समझिए, डॉलर की दिशा दो बिल्कुल अलग अलग आर्थिक दुनिया बना देती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो पूरी कहानी अलग होती है, और जब ये कमजोर होता है तो हालात बिल्कुल पलट जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी कमोडिटीज, सोचिए तेल, सोना, अनाज, इन सब का भाव डॉलर में तय होता है। ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है। चलिए इस रिश्ते के पहले हिस्से को देखते हैं। मान लीजिए डॉलर मजबूत हो गया। अब भारत या जापान जैसे देशों को वही एक बैरल तेल खरीदने के लिए अपनी करेंसी में ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। नतीजा, डिमांड कम हो जाती है और कीमतें गिर जाती हैं। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी दुनिया के लिए ये सारी चीजें सस्ती हो जाती हैं। अब हर कोई ज्यादा खरीदना चाहेगा, तो जाहिर है डिमांड बढ़ेगी और कीमतें ऊपर चली जाएंगी। ये बहुत ही सीधा लेकिन बेहद पावरफुल कनेक्शन है। ठीक है, तो अब जरा दो सबसे बड़े खिलाड़ियों पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ कमोडिटीज नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए सिग्नल का काम करते हैं। सोना और तेल। सोना ये सिर्फ एक चमकने वाली धातु नहीं है, इसे एक तरह का मॉनेटरी बैरोमीटर समझिए। इसकी कीमत हमें बताती है कि लोगों का अपनी करेंसी पर भरोसा कितना है, महंगाई का डर कितना सता रहा है। यही वजह है कि गोल्ड अक्सर बाकी कमोडिटीज से पहले ही अपना रुख बदल लेता है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। और फिर आता है तेल। ये असली दुनिया में महंगाई फैलाने वाला सबसे बड़ा ट्रिगर है। जरा सोचिए, तेल का दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, फैक्ट्रियों को चलाने की लागत बढ़ गई, अरे घर पर जो सामान आता है वो भी महंगा हो गया।
ये महंगाई की आग की तरह है जो तेल से शुरू होकर पूरी इकोनॉमी में फैल जाती है। और ये होता कैसे है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले तेल महंगा हुआ, फिर कंपनियों का खर्चा बढ़ गया। उन्होंने क्या किया? वो खर्चा हम पर डाल दिया, यानी चीजें महंगी हो गईं। अब जब महंगाई बढ़ती है तो बॉन्ड मार्केट घबराने लगता है, और अंत में जब हर चीज इतनी महंगी हो तो लोग खर्च करना कम कर देते हैं और बस इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं, द ग्रेट रोटेशन। ये वो दौर होता है जब दुनिया भर का पैसा, मतलब अरबों खरबों डॉलर, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाने लगता है। जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे पेपर एसेट से निकलकर सोना, जमीन जैसी हार्ड एसेट्स की तरफ। और इस पूरे खेल को चलाता कौन है? जी हां, वही डॉलर और महंगाई। इतिहास में इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। 80 और 90 के दशक में डॉलर बहुत मजबूत था और उस पूरे दौर में स्टॉक्स और बॉन्ड्स का ही बोलबाला रहा। वो किंग थे। लेकिन जैसे ही 2000 का दशक शुरू हुआ और डॉलर ने करवट ली, वो कमजोर होने लगा। तो मानो पैसों का एक सैलाब हार्ड एसेट्स की तरफ उमड़ पड़ा। ये कोई मामूली फेरबदल नहीं था, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट था। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो डॉलर और कमोडिटी का रिश्ता है ना, यही तय करता है कि पूरी अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है, महंगाई के दौर से या फिर डिफ्लेशन यानी मंदी के दौर से। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, जब महंगाई का दौर होता है तो क्या होता है? डॉलर कमजोर होता है, कमोडिटीज ऊपर जाती हैं और हार्ड एसेट्स मतलब सोना चांदी, इनकी चांदी हो जाती है। और डिफ्लेशन वाले दौर में ठीक इसका उल्टा, डॉलर मजबूत, कमोडिटीज नीचे और पेपर एसेट्स यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स चमकते हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने दो अलग अलग माहौल की बात की, एक इन्फ्लेशन वाला, दूसरा डिफ्लेशन वाला। पर सच तो यह है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहले सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, कमजोर डॉलर का चक्र। यहाँ एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। डॉलर नीचे गया तो कमोडिटीज ऊपर गईं, इससे महंगाई बढ़ी। महंगाई बॉन्ड्स को पसंद नहीं तो वो नीचे आए, और आखिरकार इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखने लगता है। और सिक्के का दूसरा पहलू, मजबूत डॉलर का चक्र। यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। डॉलर ऊपर गया तो कमोडिटीज सस्ती हो गई, महंगाई पर काबू पाया गया। ये बॉन्ड्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, तो वो ऊपर जाते हैं और आमतौर पर स्टॉक मार्केट को भी इससे सहारा मिलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने का फायदा क्या है? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये फ्रेमवर्क, ये नजरिया हमें एक ऐसा चश्मा देता है जिससे हम बाजार की हर हलचल और आर्थिक खबरों के पीछे की असली वजह देख सकते हैं। ये हमें उन मुश्किल सवालों के जवाब देता है जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि ये महंगाई अचानक आती कहाँ से है और फिर चली कहाँ जाती है? ऐसा क्यों होता है कि कभी टेक स्टॉक्स आसमान छू रहे होते हैं और फिर अचानक सारा पैसा ऑयल और मेटल स्टॉक्स में चला जाता है? या फिर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की किस्मत डॉलर के उतार चढ़ाव से इतनी क्यों जुड़ी होती है? तो कुल मिलाके बात यह है कि इस मैकेनिज्म को समझना हमें वो समझ देता है जिससे हम ग्लोबल कैपिटल के बड़े बड़े शिफ्ट्स का, यानी दुनिया में पैसा किधर से किधर जा रहा है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और बस मैं इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आज हमने जो कुछ भी समझा है उस नजरिए से जरा सोचिए, हम इस वक्त किस आर्थिक माहौल में हैं? क्या यह मजबूत डॉलर का दौर है या कमजोर डॉलर का? इस पर सोचिएगा जरूर। सोचिए, अगर बाजारों को समझने के लिए भी कोई मैप होता तो कैसा होता? एक जीपीएस की तरह जो बताए कि कब कहां निवेश करना है। आज हम एक ऐसे ही एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जिसका नाम है मर्फी का मैप। और यकीन मानिए, ये निवेश करने की नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही है कि भाई सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, डाइवर्सिफाई करो। लेकिन कभी सोचा है कि जब बाजार में असल में बड़ी गिरावट आती है, जब इस डाइवर्सिफिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो सारे के सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट एक साथ क्यों गिरने लगते हैं? ये एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली समस्या है, और इसका जवाब वही इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। जवाब सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, पर है बहुत गहरा, क्योंकि सारे बाजार आपस में जुड़े हुए हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक दूसरे के साथ एक तरह के, कह सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स डांस में एक साथ चलते हैं। और इसी कनेक्शन को समझना वही कामयाबी की चाबी है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी एलोकेशन पहेली। जब भी कोई संकट आता है ना, तो इन सभी अलग अलग एसेट्स के बीच का रिश्ता
और भी मजबूत हो जाता है। जिन चीज़ों को अलग अलग दिशा में जाना चाहिए था, वो सब एक साथ एक ही दिशा में गिरने लगती हैं, और ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास इन उलझे हुए कनेक्शनों के बीच से रास्ता निकालने के लिए एक मैप हो, एक नक्शा। बस यहीं पर जॉन मर्फी का इंटरमार्केट एनालिसिस काम आता है। और ये कोई सिर्फ थियोरी नहीं है, ये बाजार के इस मुश्किल से इलाके में गाइड करने वाला एक प्रैक्टिकल मैप है। जॉन मर्फी का ये एक कोट असल में सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं कि इंटरमार्केट रिश्ते सिर्फ एनालिसिस के टूल नहीं हैं, बल्कि ये एसेट एलोकेशन के गाइड हैं। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताता है कि पैसा कहाँ और कब लगाना है। सीधी सी बात है, ये एनालिसिस को एक्शन में बदल देता है। तो सवाल ये है कि इस मैप का इस्तेमाल करें कैसे? अच्छा, इसे एक साल के 4 मौसमों की तरह सोचिए। जो बिजनेस साइकिल होता है ना, वो हमारे निवेश के मैप का इलाका है और उसके 4 अलग-अलग फेज हैं, बिल्कुल 4 मौसमों की तरह। और हर मौसम में कुछ एसेट्स अच्छा करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो ये 4 मौसम कौन से हैं? पहला है अर्ली एक्सपेंशन, मतलब जब इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करती है। दूसरा मिड एक्सपेंशन, जब ग्रोथ मजबूत हो जाती है। फिर आता है लेट एक्सपेंशन, जब चीजें थोड़ी ज्यादा गर्म होने लगती हैं। और आखिर में रिसेशन, जब इकोनॉमी धीमी पड़ जाती है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि हर मौसम में होता क्या है। तो पहला मौसम है अर्ली एक्सपेंशन, मंदी के बाद का दौर। यहाँ बॉन्ड सबसे पहले बॉटम आउट होते हैं, फिर जो स्मार्ट मनी है वो धीरे धीरे स्टॉक्स में आना शुरू होता है। इस फेज में कमोडिटीज अभी भी कमजोर ही रहती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? अपने पोर्टफोलियो में इक्विटीज और बॉन्ड्स पर फोकस करना। अब आते हैं दूसरे मौसम पर, मिड एक्सपेंशन। इस फेज में इकोनॉमी सच में रफ्तार पकड़ लेती है। ये वो टाइम है जब स्टॉक्स में जोरदार तेजी आती है और अब कमोडिटीज भी पार्टी में शामिल होने लगती हैं। तो इस फेज में साइक्लिकल स्टॉक्स, मतलब वो स्टॉक्स जो इकोनॉमी के साथ चलते हैं, और कमोडिटीज में निवेश करना फायदेमंद रहता है। अब है तीसरा मौसम, लेट एक्सपेंशन। यहां पर ना चीजें थोड़ी गर्म होने लगती हैं, महंगाई बढ़ने लगती है, जो बॉन्ड्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन हाँ, कमोडिटीज जैसे कि तेल और मेटल्स इस माहौल में खूब चमकते हैं। स्टॉक्स भी अपने पीक पर पहुंच सकते हैं। तो रणनीति बदल जाती है। अब फोकस कमोडिटीज पर आ जाता है और बॉन्ड से थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर होता है। और आखिर में आता है चौथा मौसम, रिसेशन। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है, कमोडिटीज की कीमतें धड़ाम से गिरती हैं, स्टॉक्स में भी गिरावट आती है। लेकिन एक एसेट क्लास है जो यहां चमकता है, और वो हैं हाई क्वालिटी बॉन्ड्स। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित ठिकाना बन जाते हैं। तो यहां की रणनीति साफ है, बॉन्ड्स को प्राथमिकता देना। लेकिन रुकिए, ये मैप सिर्फ बड़े बड़े एसेट क्लास, मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली खूबसूरती तो ये है कि यह हमें शेयर बाजार के अंदर भी रास्ता दिखाता है। मतलब कौन से सेक्टर कब चमकेंगे, इसका भी इशारा हमें मिल जाता है। तो ये सेक्टर रोटेशन काम कैसे करता है? देखिए, हर मौसम के अपने स्टार परफॉर्मर्स होते हैं। जब इकोनॉमी रिकवर कर रही होती है, यानी अर्ली साइकिल में, तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। मिड साइकिल में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल्स का बोलबाला रहता है। जब इकोनॉमी पीक पर होती है तो एनर्जी और मटेरियल्स चमकते हैं, और जब मंदी का दौर आता है तो यूटिलिटीज और स्टेपल्स जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स ही सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिजनेस साइकिल के इन 4 मौसमों के अलावा कुछ बड़ी ग्लोबल ताकतें भी हैं जो सभी बाजारों पर असर डालती हैं। इनको आप ग्लोबल वेदर पैटर्न्स की तरह समझ सकते हैं, और इनमें से सबसे बड़ा पैटर्न है यूएस डॉलर। डॉलर की चाल का हर चीज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो कमोडिटीज आमतौर पर कमजोर पड़ जाती हैं और यूएस एसेट्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है तो कहानी पलट जाती है। कमोडिटीज और सोना मजबूत होते हैं और इमर्जिंग मार्केट्स को फायदा होता है। तो बॉटम लाइन क्या है? डॉलर की दिशा पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। देखिए, ये पूरा एनालिसिस हमें एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देता है। ये हमें बताता है कि मौजूदा इकोनॉमिक माहौल, चाहे वो महंगाई का हो या मंदी का, उसके आधार पर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। ये टेबल असल में सब कुछ एक जगह समेट देती है। महंगाई वाले माहौल में कमोडिटीज, एनर्जी और रियल एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। डॉलर कमजोर होगा और बॉन्ड्स को मुश्किल होगी। और डिफ्लेशनरी यानी मंदी वाले माहौल में ठीक इसका उल्टा होगा।
तब हाई क्वालिटी बॉन्ड्स और डिफेंसिव स्टॉक्स में रहना बेहतर है, जबकि कमोडिटीज कमजोर होंगी और डॉलर मजबूत होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल गाइड है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ कोई दिलचस्प थ्योरी नहीं है। ये फ्रेमवर्क, ये ढांचा थ्योरेटिकल एनालिसिस को एक ऐसी प्रैक्टिकल और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी में बदल देता है जिसका इस्तेमाल असल में किया जा सकता है। और ये हमें डाइवर्सिफिकेशन के एक ज्यादा स्मार्ट तरीके पर लेकर आता है। वो पुराने तरीके को भूल जाइए जो संकट के समय अक्सर काम नहीं आता। ये है इंटरमार्केट बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्ट्रक्चरल बैलेंस बनाना जहां अगर एक हिस्सा मुश्किल में हो तो दूसरा हिस्सा उसे संभालने के लिए तैयार बैठा हो। तो इस पूरी प्रोसेस को कुछ आसान स्टेप्स में समेटा जा सकता है। सबसे पहले ये पहचानिए कि हम महंगाई वाले माहौल में हैं या मंदी वाले। फिर डॉलर का ट्रेंड देखिए। इसके बाद बॉन्ड्स और कमोडिटीज की दिशा की जांच कीजिए और आखिर में इन सब जानकारियों के आधार पर अपने सेक्टर और एसेट एलोकेशन को अलाइन कर लीजिए। ये एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और अब जब ये पावरफुल मैप हमारे सामने है तो एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क को देखते हुए क्या लगता है, बाजार आज किस मौसम में है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि इस मैप को असल दुनिया में इस्तेमाल करने की शुरुआत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क की, जो जॉन जे मर्फी के काम पर आधारित है, और ये आपके बाजारों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका नाम है इंटरमार्केट लॉजिक। चलिए इसे समझते हैं। जॉन मर्फी की एक बहुत ही दमदार बात है, कभी भी किसी एक बाजार का विश्लेषण अकेले में ना करें। बस ये एक लाइन उस पूरी दिक्कत को सामने रख देती है जिसे इंटरमार्केट एनालिसिस हल करता है, और यहीं से हमारी आज की सारी बातचीत शुरू होती है। तो सबसे पहले चलिए उस एक बड़ी और अक्सर महंगी पड़ने वाली गलती की बात करते हैं जो बहुत से लोग बाजार को एनालाइज करते वक्त करते हैं। इसे हम कह सकते हैं मार्केट का ब्लाइंड स्पॉट, और इसी दिक्कत का नाम है आइसोलेशन बायस। ये एक बहुत ही खतरनाक आदत है, पता है। सोचिए कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट को देख रहा है और खुश हो रहा है कि वो ऊपर जा रहा है, पर वो ये नहीं देख रहा कि बॉन्ड मार्केट तो नीचे गिर रहा है, जो अक्सर इकोनॉमी में मंदी का सिग्नल होता है। मतलब जब हम सिर्फ एक मार्केट पे फोकस करते हैं तो हमें एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम बड़ी बड़ी चेतावनियों को देख ही नहीं पाते। तो फिर इस आइसोलेशन बायस का हल क्या है? इसका जवाब है, हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें अलग अलग बाजारों को नहीं, बल्कि उनके बीच के रिश्तों को समझना होगा। देखिए, इंटरमार्केट लॉजिक का जो कोर आइडिया है वो ये है कि बाजार अकेले नहीं चलते, वे एक दूसरे से लगातार मानो बात कर रहे हों। जो कीमतें हम देखते हैं वो असल में इकोनॉमी की सच्चाई को दिखाती हैं, और इन बाजारों के बीच का जो रिश्ता है ना, वही असली चाबी है। चलिए अब इस फ्रेमवर्क के दिल में उतरते हैं, मतलब कन्फर्मेशन और डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम ये जान पाते हैं कि बाजार एक दूसरे को क्या सिग्नल भेज रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक तरफ है बुलिश कन्फर्मेशन। इसमें देखिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, जो एक मजबूत ट्रेंड का पक्का सिग्नल है। दूसरी तरफ है बियरिश डाइवर्जेंस। यहाँ स्टॉक्स तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बाकी के बाजार वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, खतरे के संकेत दे रहे हैं। ये जो मतभेद है ना, ये बताता है कि मौजूदा ट्रेंड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, डाइवर्जेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाजार कल ही पलट जाएगा, नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अब रिस्क बढ़ गया है। मतलब हालात अब उतने सेफ नहीं हैं जितने लग रहे हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? बाजार के ये सारे सिग्नल्स ये इकोनॉमिक हेडलाइंस में आने से बहुत पहले ही प्राइस चार्ट्स पर दिखने लगते हैं। इसीलिए तो चार्ट्स को पढ़ना और समझना इतना जरूरी हो जाता है। ठीक है, थियरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक इंटरमार्केट रणनीतिकार असल में सोचता और काम कैसे करता है। तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहला काम, दुनिया भर के बाजारों पर एक नज़र डालना। करेंसी, बॉन्ड, कमोडिटीज, ये सब क्या कर रहे हैं। फिर अपने घरेलू बाजार को देखना, मतलब स्टॉक इंडेक्स, और ये समझना कि पैसा किन सेक्टर्स की तरफ जा रहा है। और फिर आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर ये तय करना कि भाई कितना रिस्क लेना है और किन सेक्टर्स पर दांव लगाना है। अब ये स्लाइड देखिए,
ये पूरे फ्रेमवर्क को और भी आसान बना देती है। ये एक तरह से अगर तो वाला लॉजिक है। जैसे अगर महंगाई बढ़ रही है, मतलब कमोडिटीज महंगी हो रही हैं और डॉलर कमजोर हो रहा है, तो बेहतर है कि बॉन्ड्स में कम समय के लिए पैसा लगाया जाए और सोना चांदी जैसी चीजों में निवेश बढ़ाया जाए। और वहीं अगर डिफ्लेशन के संकेत हैं, मतलब कमोडिटीज गिर रही हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है, तो फिर सेफ सरकारी बॉन्ड्स और रोजमर्रा की जरूरतें बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में निवेश करना एक अच्छी सोच हो सकती है। कितना साफ और सीधा है ना? और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचने का तरीका। तो जो एक इंटर मार्केट थिंकर होता है ना, वो सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर रिएक्ट नहीं करता। वो बाजारों के बीच के रिश्तों को समझता है। वो ये देखता है कि कौन सा सेक्टर मार्केट को लीड कर रहा है। वो डाइवर्जेंस को हमेशा एक रिस्क सिग्नल की तरह देखता है। और सबसे ज़रूरी, वो बदलते हालात के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार बदलता रहता है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत को इन 4 मेन प्रिंसिपल्स में समेट लेते हैं। पहला, कन्फर्मेशन ट्रेंड को मजबूती देता है। दूसरा, डाइवर्जेंस खतरे की घंटी है। तीसरा, बॉन्ड मार्केट अक्सर स्टॉक मार्केट को रास्ता दिखाता है। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, भविष्यवाणी करने की कोशिश मत कीजिए। बाजार जिस माहौल में है, उसके हिसाब से खुद को ढालिए। तो ये सब समझने के बाद अब असली सवाल ये है, इस वक्त बाजार आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं?